नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, इसरो में जो खुले हुए हैं साइंटिस्ट के पोस्ट, उस पोस्ट के बारे में डिटेल में। चलिए देखते हैं पीडीएफ में क्या क्या जानकारी आपसे मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं और कितने वेतन है, कब क्या भरना है। ये सारी डिटेल्स हम वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं उस पीडीएफ में जो कि इसरो के द्वारा जो है जारी किया गया है वो साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं यार, हम यहाँ पर शॉर्ट में जानने वाले हैं, मतलब ये कि हम संक्षिप्त रूप से जानने वाले हैं कि संक्षिप्त रूप से, लेकिन पूरा पूरा जानने वाले हैं, है ना। मतलब मेन मेन जो चीज़ें हैं उस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के केंद्र यूनिट बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में तथा प्रमोचयानों एवं संचार सुदूर संवेदन उपग्रहों की डिजाइन और निर्माण करने के बाद उन्हें प्रमोशित करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके क्षमता का विकास करते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में क्या है संलग्न है, ये उनके विज्ञापन में कहा गया है। आगे हम देखते हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री विजन एवं निर्देशों के अनुरूप मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसरो में वैज्ञानिक अभियंता एससी के रिक्त पदों का एक भाग गेट स्कोर के आधार पर और शेष रिक्तियों को लिखित परीक्षा के आधार पर क्या होगा, भरा जाएगा, ये कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, इसरो के संगठन केंद्रों में वेतन मैट्रिक के स्तर 10 में वैज्ञानिक अभियंता एससी समूह का राजपत्रित पद निम्नलिखित रिक्तियों हेतु प्रतिभावान स्नातकों से गेट स्कोर के आधार पर जो है निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन क्या है, आमंत्रित किए गए हैं। आगे देखते हैं हम बी साइंस का जो बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। पद का नाम है वैज्ञानिक अभियंता एससी इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एससी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर बताए गए हैं। रिक्तियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 22 पद हैं। और एच एफ एफ सी आर एस सी बेंगलुरु तैनाती के लिए संभावित केंद्र की है। पहला है आपका बेंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा अहमदाबाद और चौथा हरिकोटा, पांचवा है तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार से 5 जगहें यहाँ पर दी गई हैं और इन 5 जगहों में आपको कोई भी जगह मिल सकती है। आगे हम देखते हैं, दूसरा पोस्ट है बी का है, ये भी वैज्ञानिक अभियंता ऐसी यांत्रिकी इंजीनियरिंग, है ना। तो इसके लिए आपकी जगह की बात करें तो इसमें भी बेंगलुरु है, महेंद्रगिरी है, अहमदाबाद है, श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है, वलीमाला है। आगे हम देखते हैं तीसरे पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो वैज्ञानिक अभियंता ऐसी विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान के लिए है। तो इसके लिए जो है आपका बेंगलुरु है, हासन है और हैदराबाद है और अहमदाबाद है। ये 4 जगहें हैं जो कि इन जगहों पर आपको पोस्ट मिल सकती है। शैक्षणिक अर्हता की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, वैज्ञानिक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें तो न्यूनतम 65% अंकों में सभी सेमेस्टरों के का औसत तथा 10 पॉइंट स्केल पर सीजीपीएससी 6.84 के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में बीटेक या समकक्ष यहाँ पर मांगा गया है। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि गेट अर्हक इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी में वैध गेट स्कोर पेपर कोड ईसी ये मांगा गया है। नोट, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि के अंदर स्नातक पूरा होना चाहिए, ये भी कहा गया है। और उपयुक्त विषयों के अंतर्गत स्वीकार्य बी टेक संबद्ध विषयों का उल्लेख FAQ में किया गया है। ये सभी भी पोस्ट के लिए है, ये जो नियम यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ नोट वाले में। तो जहाँ कोई विश्वविद्यालय अपनी उपाधि जो है प्रमाण पत्र या समेकित अंक तालिका में CGPA और अंकों की प्रतिशतता दोनों को दर्शाता है, तब कम से कम एक मानदंड CGPA या प्रतिशत अंक विश्व इसरो के पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। जहाँ कोई विश्वविद्यालय अपने उपाधि प्रमाण पत्र या समेकित अंक तालिका में केवल CGPA का उल्लेख करता है तो इस प्रकार दर्शाए गए CGPA को अनिवार्य रूप से
इसरो के पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। पात्रता निर्धारित करने के लिए सीजीपीए को अंकों के प्रतिशत एवं परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। भले ही संबंधित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा कोई रूपांतरण सूत्र निर्धारित किया गया हो, वही मानदंड उन मामलों में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होते हैं जहां उपाधि प्रमाण पत्र या समेकित अंक तालिका में केवल अंकों की प्रतिशतता दर्शाई गई हो। ओके। यदि द्विसमेकित उपाधि कार्यक्रम इन केस ऑफ डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स, जहां द्विसमेकित उपाधि प्रमाण पत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सीजीपीए प्रतिशत का अलग अलग उल्लेख किया गया है, वहां स्नातक स्तर के लिए सीजीपीए प्रतिशतता की मान्यता की जाएगी। जहां अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू एक समान सीजीपीए प्रतिशतता को ही केवल द्विसमेकित उपाधि प्रमाण पत्र में दर्शाया गया है, वहां अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए लागू द्विसमेकित उपाधि प्रमाण पत्र में दर्शाई अंतिम सीजीपीए प्रतिशतता को ही पात्रता निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा। जहाँ कोई विश्वविद्यालय अपने द्विसमेकित डिग्री प्रमाण पत्रों में कोई सीजीपीए प्रतिशत निर्धारित नहीं करता, वहाँ संपूर्ण अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए यथा लागू अंतिम समेकित अंक पत्र के अनुसार संचयी सीजीपीए प्रतिशत को अर्हता तय करने के लिए माना जाएगा। उपरोक्त मानदंड समान रूप से लागू होंगे भले ही कोई विश्वविद्यालय संस्था अपने द्विसमेकित डिग्री प्रमाण पत्र में स्नातक स्नातकोत्तर के लिए सीजीपीए प्रतिशत निकालने के लिए कोई सूत्र निर्धारित करता हो या नहीं। और यहीं पे हम वैज्ञानिक अभियांत्रिकी ऐसी यांत्रिकी की यहाँ पर बात करें तो इसमें भी 65%, 6.8% है ना, 10 पॉइंट इसमें भी मांगा गया है। बीटेक, ठीक है, गेट अर्हता अभियांत्रिकी, मतलब इसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगे गए हैं है ना, तो उस पोस्ट के जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में भी 65% अंक के साथ मांगा गया है औसत, और 10 पॉइंट स्केल पर सीजीपीए जो है 6.84 के साथ कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी में बीटेक इसके में भी मांगा गया है। तो लगभग सभी में वही क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं जो उनकी जॉब प्रोफाइल होंगे, है ना। आगे हम देखते हैं इसके आयु की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो आयु सीमा की यहाँ पर हम बात करें तो 28 वर्ष इसमें मांगा गया है, जो कि 19/5/2025 को 28 वर्ष हो जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक के बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति भारत सरकार के आदेशों के अनुसार आयु में छूट के लिए पात्र होंगे। और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को गेट 2024 गेट 2025 के वैध स्कोर के आधार पर जो है साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा। जो गेट का पेपर होता है उसके आधार पर अभ्यर्थियों के गेट प्रश्न पत्र और अर्हता डिग्री का विषय जो है तालिका में उपरोल्लिखित विषयों के अनुसार होना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने गेट स्कोर या गेट अंक या गेट रैंक नहीं भरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया आवेदन पत्र में भरे गए स्कोर के आधार पर होगी। आईसीआरबी द्वारा अभ्यर्थियों के गेट स्कोर का सत्यापन किया जाएगा। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान जांच पर यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी गेट स्कोर जैसा कि उसके द्वारा दर्ज किया है गलत है, तो आईसीआरबी के पास अभ्यर्थी के खिलाफ उचित कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही सहित करने का अधिकार सुरक्षित है। आवेदन कैसे करना है जी? तो आवेदन जो है आपको ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवेदन के जो है इसरो की वेबसाइट पर जाना है। 29/4 से 19/5/2025 के बीच ये संचालित किया जाएगा। राष्ट्रीय वृत्ति सेवा NCS पोर्टल के तहत जो है पंजीकृत और अर्हता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को एक ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया जाना चाहिए। आवेदन में अभ्यर्थी की ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की हम बात करें तो 19/5/2025 है। आगे हम देखते हैं जी अनापत्ति प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात की गई है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के तहत जो है कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय या जब भी इसरो द्वारा मांगा जाए संबंधित नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि अभ्यर्थी को नियोक्ता को सूचित करते हुए पूर्व अनुमति के साथ ही पद के लिए आवेदन करना चाहिए। पद के लिए आवेदन करने के बाद जो है रोजगार प्राप्त करने बदलने वाले अभ्यर्थियों को नियोक्ता को अपने आवेदन के विवरण की जानकारी देनी होगी, और साक्षात्कार के समय जो है अनिवार्य रूप से NOC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल रूप से NOC प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
ये इसमें कहा गया है। आगे हम देखते हैं आवेदन शुल्क की, यहाँ पर हम बात करें तो इसके लिए जो है आवेदन जो है 250 रुपये है और अप्रतिदेय शुल्क होगा, जो कि आवेदन शुल्क केवल भारत कोष पोर्टल के जरिए ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर भुगतान करने के लिए लिंक दिखाई देगा। शुल्क का भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको बोलते हैं यूपीआई, और डेबिट कार्ड जिसे और उसके बाद आ जाता है हमारा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आगे हम देखते हैं आवेदन शुल्क का भुगतान किसी अन्य तरीके से जैसे नकद प्रेषण, चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, आईपीओ आदि से करने की अनुमति नहीं है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में सभी विवरण पूरी तरह से भरने के बाद अभ्यर्थियों को भुगतान करने के लिए भारत को भुगतान गेटवे पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। भुगतान की पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थी को एक पुष्टिकरण संदेश और मेल प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो है 21/5/2025 रखी गई है। यदि अभ्यर्थी तुरंत आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहता है तो उसे आवेदन जमा करने पर पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला एक वेब पेज प्रदर्शित होगा। उसी वेब पेज पर एक मेक पेमेंट बटन मौजूद है जिसे अभ्यर्थी लिंक कर सकता है और बताई भुगतान प्रक्रिया का पालन कर सकता है। आगे देखते हैं, यदि अभ्यर्थी बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं तो वे आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि यानी 21/5/2025 को या उससे पहले विज्ञापन पृष्ठ पर उपलब्ध मेक पेमेंट लिंक पर जाकर भुगतान कर सकते हैं। अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि प्रदान करनी होगी और बाद में मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करना होगा और बताई गई भुगतान प्रक्रिया का पालन करना होगा। आगे हम देखते हैं यार, हालांकि इसरो द्वारा जो है इसरो के द्वारा लिया जाने वाला आवेदन शुल्क सभी भुगतान विधियों में है ना समान है, लेकिन बैंक शुल्क और कर अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को लिखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना आवश्यक है। नेट बैंकिंग में डेबिट कार्डों से भुगतान के मामले में सफल भुगतान पर अभ्यर्थियों को इसरो वेब पोर्टल पर पुनः निर्देशित किया जाएगा और लेन देन विवरण प्रदर्शित करने वाला एक पृष्ठ दिखाया जाएगा। संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया के दौरान जो है रिफ्रेश या बैक बटन पर क्लिक न करें, अन्यथा भुगतान प्रक्रिया क्या हो सकती है, निरस्त हो सकती है। कृपया भुगतान के तरीके, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के संबंध में बैंकों भुगतान या गेटवे के निर्देशों का पालन करें। अभ्यर्थी अपने सफल भुगतान के 24 घंटे बाद भुगतान की स्थिति की जाँच कर सकते हैं और विज्ञापन पृष्ठ पर उपलब्ध में पेमेंट स्टेटस लिंक पर जाकर रसीद प्रिंट कर सकते हैं। लंबित लेन देन या लेन देन विफलताओं के मामलों में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंकों से संपर्क करें, आवेदन शुल्क का सफल भुगतान सुनिश्चित करें। यदि महिला या अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व दिव्यांग व्यक्तियों, पीडब्ल्यूबीडी को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने के बारे में सिस्टम द्वारा प्रेषित ईमेल की प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन जमा करने से पहले ऑनलाइन भरे गए सभी फील्डों की जांच कर लें। अभ्यर्थियों को एक ही पद के लिए कई आवेदन जमा करने से बचें, है ना। अभ्यर्थी एक ही पद के लिए कई आवेदन जमा करने से बचें। आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज जिसको जेपीजी प्रारूप में, फोटो या हस्ताक्षर या पीडीएफ प्रारूप में गेट स्कोर कार्ड को छोड़कर अपलोड नहीं किया जाना है। हालांकि अभ्यर्थियों को इसरो द्वारा मांगे जाने पर अर्हता, आयु, श्रेणी, नियोक्ता एवं एनसीओ आदि के समर्थन में मूल दस्तावेज जमा करने की तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए। चयन प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें तो निर्धारित अर्हता न्यूनतम आवश्यकता है और यहाँ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए स्वतः ही अर्ह नहीं बनाती है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन जो है 1:7 के अनुपात में गेट के स्कोर के आधार पर किया जाएगा, न कि गेट के अंकों या गेट की रैंक के आधार पर। अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी शैक्षणिक ज्ञान 40 अंक का रहेगा। विशेषज्ञता, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित सामान्य जागरूकता 20 अंक का रहेगा। प्रस्तुति या संचार कौशल में 20 अंक है। बोधगम्यता में 10 अंक है एवं शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करें तो उसमें 10 अंक है। कुल 100 अंक आपको अलॉट रहेंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम से कम 60 अंक लाने होंगे और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी पीडब्ल्यूबीडी को साक्षात्कार में 50 अंक लाने होंगे। अंतिम पैनल तैयार करने हेतु गेट स्कोर को जो 50% अधिभार और साक्षात्कार अंकों को 50% अधिभार दिया जाएगा। आगे हम बात करें वेतन एवं भत्ते की तो है, चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक के स्तर पर 10 के स्तर पर अभियंता एससी के पद पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें न्यूनतम
56,100 प्रतिमाह के मूल वेतन के साथ उक्त विषय को पर मौजूद नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता देय होगा। कर्मचारी नई पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना द्वारा शामिल होंगे। इसके अलावा स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, रियायत वाली कैंटीन, सीमित क्वार्टर सुविधा, एचआरए के एवज में ये छुट्टी, यात्रा रियायत, समूह बीमा, गृह निर्माण अग्रिम आदि केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार स्वीकार्य हैं। आगे हम देखते हैं वित्तीय उन्नयन की। यहाँ पर बात करें तो इसमें इसरो अपनी प्रगतिशील प्रतिभा पदोन्नति योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के संबंध में उच्च स्तर के पर पदोन्नति की रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रखा जाता है। प्रतिभावान अभ्यर्थी जो है आवधिक प्रतिभा आधारित प्रदर्शन समीक्षा प्रणाली के माध्यम से पदानुक्रम में आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बात करें अन्य शर्तें या अनुदेश की। दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है। ये पद अस्थायी हैं, लेकिन इसके जारी रहने की संभावना है। इसरो के केंद्र यूनिटों के विवरण के लिए कृपया www.isro.gov.in/isroCenter.html पर देखें। साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए शहर से साक्षात्कार स्थल तक सबसे छोटे मार्ग द्वारा आने जाने के लिए द्वितीय श्रेणी शयनयान श्रेणी के रेल किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए पते और शहर में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन में दी गई जानकारी के प्रमाण के रूप में सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि ऑनलाइन दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा तथा यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसरो सभी या किसी भी पद को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि वह ऐसा चाहे। केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी इसरो वेबसाइट पर विज्ञापन के संबंध में अपलोड किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ का संदर्भ ले सकते हैं। यदि फिर भी कोई संदेह रहता है तो rmticrb@isro.gov.in पर ईमेल भेजें। विज्ञापन में पहले से उपलब्ध जानकारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे। विज्ञापन में किसी भी प्रकार के संयाचना को अयोग्यता माना जाएगा। सरकार कर्मचारियों के बीच लिंग संतुलन बनाए रखने में प्रयासरत है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु प्रेरित करता है। यह सुनिश्चित करना पूर्णतः अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह अधिसूचित अर्हता मानदंडों को पूरा करता है तथा उसने ऑनलाइन आवेदन जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं एवं समय सीमा का पूरी तरह से पालन किया है। अधिसूचित प्रक्रियाओं से किसी भी विचलन के परिणाम स्वरूप अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और इस मामले में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे हम देखते हैं अभ्यर्थी को आगे सभी पत्राचार केवल पंजीकृत ईमेल आईडी इसरो के वेबसाइट के माध्यम से ही किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपने ईमेल, स्पैम, जंक फोल्डर सहित देखते रहें और समय पर इसरो की वेबसाइट देखें। इसरो उपयुक्त रूप से भेजी गई प्रदान की गई किसी भी सूचना के प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस मामले में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की यहाँ पर बात की गई है तो वो है सबसे ऑनलाइन पंजीकरण की प्रारंभ की तिथि वो है 29/4/2025। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि की 19/5/2025 है 19/5/2025 है और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21/5/2025 है। आवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी के लिए इसरो की वेबसाइट www.isro.gov.in देख सकते हैं। विजिट वेबसाइट करके यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है। तो थैंक यू वेरी मच यार, हमने पूरा PDF पूरा डिटेल में जाना और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच यार।